नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो कम्प्लीटली लूसेंट को कवर करेगी। तो चलिए आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत से। तो आज हम मध्यकालीन भारत पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। यह है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। चलिए दोस्तों, महमूद गजनी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पृथ्वीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सबकतगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सबकतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक बना था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामिन उद दौला तथा यामिन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विवाद पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर का चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिल्याबाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवंत राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फर्रुखी गजनी के दरबार में रहते थे। यहाँ से मेरे प्यारे भाई मोहम्मद गौरी के बारे में जानना शुरू करेंगे। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। यहाँ से मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं जी। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध वर्ष पक्ष परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान, इसमें चौहान विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मेरे प्यारे भाई 1192 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गौरी विजयी हुई। चंदावर का द्वितीय युद्ध 1194 में गौरी एवं जौचंद के बीच में, जिसमें गौरी विजयी हुई। नोट में है मेरे प्यारे भाई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। यहाँ से मेरे प्यारे भाई सल्तनत काल की शुरुआत है। गुलाम वंश से शुरुआत होगी। यह है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट में कुछ बातें हैं। गुलामों को फारसी में बंदगों कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। यहाँ से मंगोलियों के बारे में इन्होंने कुछ जानकारी दी है। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्धसभ्य जाति थी तथा उनका उद्देश्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में एक 1163 ईस्वी में तैमूचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इसका पिता येगुसाई बहादुर था। नोट में कुछ लिखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बना सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बना दिया। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई थी और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। पहला कार्य इसका कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इसने। दूसरा कार्य इसका सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। तीसरा इसका कार्य है एकता प्रणाली चलाई इसने। चौथा काम इसका 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जो तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना गया। पांचवा कार्य इसका सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण देहली कोहिना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा में सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा या कावा एवं कुल्ला टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आफूर या घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को समांत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों को तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बैराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इसे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बैराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पौबेश की प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी।
बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव का प्रारंभ कराया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह रक्त की नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम अमीर वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर था। यहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत है 1290 से 1320 तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स या लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली का दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमयत खाना, मस्जिद अलाई, दरवाजा सीरी का किला व 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इलामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी का अधिकार सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नाविस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। इसने साहिना या मंडी यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटियों, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुओं को बिकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जयाउद्दीन बरनी की कृति तारिक फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रेहला इब्न बतूता एवं फुतूस हस्य लातीन इस्लामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले नवीन कर थे चराई कर, किस पर लगता था? दुधारियों पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा कर गड़ी कर, घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। कुछ ऊपर नोट रह गए हैं, उसके लिए पढ़ लेते हैं। ये नोट है। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका नाम पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार का तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। ये स्रोत मिलता है एनसीईआरटी वर्ग 9 से। अगला नोट है इसमें, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवान रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। साहिना या मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोल के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पाँचवां आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तातार्क के नेतृत्व में, एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। यहाँ से तुगलक वंश की शुरुआत है 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलू खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं को क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करके और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स की संज्ञा दी। नोट: सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलाई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरको यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शवी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी ब्रहड़ी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधुओं को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने
1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मिरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख और रुकनुद्दीन अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, गुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं एवं लकड़ियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों के वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शमस-ए सिराज आफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइल-ए फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिससे अद्दा एवं बिक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पहला पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय ही मलिकुसर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवार ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यहाँ से मेरे प्यारे भाई सैयद वंश की शुरुआत है। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को खैरियत-ए-अल्लाह की उपाधि से ही खुश रखा। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिजर खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिजर खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। 37 वर्षों तक। लोधी वंश यहाँ से शुरू होता है। 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा था।
लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी सिक्के का प्रचलन करवाया बहलोल लोधी ने सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा करता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गाज सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिए निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के मुल्तानों पर सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों पर मुख्यतः होली में भाग लेता था। नोट: दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधान मंत्री वजीर मियां भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। मंत्री विभाग। वजीर प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख, मुशरिफ ए ममालिक, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजमू आधार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, कोषाध्यक्ष, आरिज ए ममालिक, दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए ममालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा की देखभाल। दीवान खैरात, दान विभाग से संबंधित था ये। दीवान बंदगान, ये दास विभाग से संबंधित था। दीवान इस्तेहाक, ये पेंशन विभाग से संबंधित था। इसमें कुछ विभाग हैं और बनाने वाला सुल्तान था। दीवान मुस्त खराज, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये। दीवान कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान अर्ज, ये बलबन ने बनाया था। दीवान बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान इस्तेहाक, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवान इंसा नामक विभाग राज्य पत्राचार से संबंध रखता था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत बरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज़्यादा विश्वासपात्र लोग ही मुख्य बरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था।
इक्तका को सिखों जिलों में विभाजित किया गया था, जहां प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। इसमें राजस्व कर व्यवस्था है। उसर ये उसर कर लगाया जाता था। मेरे प्यारे भाई, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था एक। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट खम्स यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों तथा अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम का एक छोटा पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मलिंगिक तथा अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तका कहा गया। इसमें ऊपर कुछ नोट रह गया है। 10 अश्वारोही बराबर सरे एक खेल। 10 सरे खेल बराबर 1 सिपह सलार। 10 सिपह सलार बराबर 1 अमीर। 10 अमीर बराबर 1 मलिक। 10 मलिक बराबर 1 खान। स्थान प्रसिद्धि के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए। अहिनवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए। आगरा नील उत्पादन के लिए। बनारस सोने चांदी एवं जड़ी काम के लिए। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। पूर्व तक केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। सल्तनतकालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ से विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलूब, तुलुग एवं आराविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो काटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि
ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमामड़ी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वैश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थीं। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन का प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालु नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालु वंश 1485 से 1506 ईस्वी तक की स्थापना की। तुलु वंश 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालु तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की। पांडु महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नांगलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तरंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग-अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के 2 आप में कृष्णा, गोदावरी के कछार में मराठवाड़ प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश जो था मेरे प्यारे भाई 1570 से 1672 ईस्वी तक की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत, मंडल, कोट्टम या बलनाडु, जिला, नाडु, मेला ग्राम, 50 ग्राम का समूह, उरग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूमा सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दें।
देता था जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासनिक सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं में के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री देश काल शासक निकोलो कोटी, ये इटली देश का था। 1420 में आया था। किस शासक? देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक फारस 1442 ईस्वी। देवराय द्वितीय नूनीज पुर्तगाल 1535 ईस्वी। अच्युत राय डोमिंग पायस पुर्तगाल 1515 ईस्वी। कृष्णदेवराय बारबोसा पुर्तगाल 1515 से 16 तक। कृष्णदेवराय कार्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारणा पद्धति थी। रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था कटगी। ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुट्टी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कुदित कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक तथा सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बढ़ावा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेस बक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। विजयनगर की मुद्रा पैगोड़ तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूड़ थी। दोस्तों, इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। ये ल्यूसेंट मध्यकालीन के जो लेक्चर चल रहे हैं वो 3 पक्षों में चल रहे हैं। इसके 3 लेक्चर होंगे। ये लेक्चर फर्स्ट था, तो इस वीडियो को पूरी देख लें, फिर उसके बाद में लेक्चर 2 आने वाला है जल्दी।